फेडरल बोर्ड पेपर 2012 हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एमसीक्यूज़ नंबर 9 तक जो है वो आपसे डिस्कस कर लिए थे। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज़ आ रहा है उसको ज़रा समझते हैं किस तरह से इसमें स्टेटमेंट है। देयर आर, बल्कि इस तरह से जी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमिन आ। ठीक है, यानी यहाँ पर जब हमारे पास ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो उससे हमें क्या यानी डिटरमिन होता है, क्या हम हासिल कर लेते हैं या क्या हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इस पर इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं जी। यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट चलें जी इसको ए कह देते हैं, इसको बी पॉइंट कह देते हैं, और ये हमारे पास जी सी पॉइंट है। अब आप देखें कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी एक लाइन के ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है, यानी लाइन चूँकि आपको पता है कि एक ही डायमेंशन होती है उसकी, तो इसका मतलब है कि ये अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो फिर इसके लिए 2 डायमेंशन तो रिक्वायर होंगे। और अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं एक ऑर्डर में, यानी ए को बी से ज्वाइन कर लिया जाए और बी को सी से, और फिर सी को अगर ए से ज्वाइन कर लिया जाए, तो ये एक ट्रायंगल की शेप बनती है। और ये बात आप जानते हैं कि ट्रायंगल जो होती है वो हमेशा एक प्लेन के ऊपर ही ड्रॉ हो सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये बात कंफर्म हो रही है कि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो एक डिटरमिन कर लेते हैं जी किसको, प्लेन को। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, अगर आप देखें तो इसमें पहला ऑप्शन था लाइन का, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह प्लेन है, सी को देख लेते हैं रेक्टेंगल, और डी स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर और रेक्टेंगल इसलिए नहीं हो सकते कि पॉइंट्स 3 हैं, जबकि हमारे पास पॉइंट्स की तादाद कितनी है, यानी पॉइंट्स की तादाद 3 है, जबकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में पॉइंट्स कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। इस वजह से अब बी जो ऑप्शन है प्लेन को, वो बिल्कुल यहाँ पे क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर आप इस एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं जी 11 की तरफ, तो इसमें इस तरह से कि देयर इज़ ओनली 1 डैश ऑफ ए सर्कल। अब ये भी बिल्कुल क्वेश्चन जो है समझने वाला है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस अगर आप देखें तो इसमें रेडियस की बात हो रही है, बी ऑप्शन में डायमीटर की बात है, सी में रेडियल सेगमेंट, और डी में सेंटर की बात हो रही है। अब इसको भी हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहे होते हैं तो इसमें हम किन किन बातों का ख्याल रख रहे होते हैं। देखें, सर्कल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि जिस वक्त आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो ये सर्कल तभी ड्रॉ हो सकता है कि जब एक प्लेन का मैं एक पॉइंट जो है जिसको मैं फिक्स रखूं, और इन तमाम पॉइंट्स का इससे जो डिस्टेंस है वो एक जैसा हो, तो फिर ये सर्कल बन सकता है। यानी इसमें जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है इस यानी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, जिसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, ये यूनिक होता है। यानी ये उस सर्कल के लिए क्या होता है जी, यूनिक होता है। अब ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब रेडियस जो है, रेडियस एक डेफिनेशन है जो कि उसमें कोई से यानी एक सर्कल के चूँकि बेशुमार पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, कोई सा एक पॉइंट आप सेलेक्ट करें और इस पॉइंट को अगर आप सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस यानी ये डिस्टेंस जो होता है ये रेडियस के बराबर आता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से अगर मैं कोई ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक यानी रेडियस आ जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रेडियल सेगमेंट जो है वो ओ से लेकर पी तक, ये जो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, बेसिकली चूंकि ये रेडियस को रिप्रेजेंट करी तो हम इसको कहेंगे ये रेडियल सेगमेंट। ये बात भी क्लियर होगी आपको। और डायमीटर जो होता है वो बेसिकली वो कॉर्ड होती है जो कि सर्कल के सेंटर से पास होती है। यानी कॉर्ड के लिए आपको सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाना होता है, लेकिन इस तरह से कि सेंटर से वो यानी इनको ज्वाइन करें तो वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से भी गुजरे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ तो ये भी एक हमारे पास क्या जी, ये भी एक क्या जी डायमीटर है, कॉर्ड है, सेंट्रल कॉर्ड है, जो कि एक डिफरेंट वे से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, यानी 2 डिफरेंट और मुख्तलिफ पॉइंट्स लिए और उनको ड्रॉ किया। लेकिन जो सर्कल में अगर आप देखें तो सेंटर है ये इस प्लेन का, वो एक ही यूनिक पॉइंट है जो कि एक ही मुनफरिद पॉइंट है, यानी इसको अब मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं चेंज करता हूँ तो फिर ये सर्कल वो नहीं रहेगा जो कि ओरिजिनल सर्कल है। तो यहाँ पर ऑप्शन की तरफ अगर आप आएँ तो फिर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रेडियस, डायमीटर और रेडियल सेगमेंट नहीं हो सकते, सेंटर ही इसका क्या होगा 1, यानी ये कहेंगे हम कि देयर इज़ ओनली 1 सेंटर ऑफ ए सर्कल। इसके बाद जो हमारा एमसीक्यूज आ रहा है कुछ इस तरह से, क्या टेंजेंट इज़ अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट। अब ये भी बिल्कुल टेंजेंट की डेफिनेशन है। अगर आप टेंजेंट की डेफिनेशन को समझें, यहाँ पर अगेन मैं इसी सर्कल से आपको समझाना चाहूँगा कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होती है। जैसे यहाँ पर मैंने आप ड्रॉ किया, ये एक लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जिस पॉइंट पे ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट से ये आपस में लाइन और सर्कल टच कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं जी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी।
और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है ये यूनिक होता है, यानी इस ये चूंकि टेंजेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सर्कल के इंटीरियर से लाइन पास नहीं हो सकती, इसलिए फिर अगर आप इन ऑप्शंस की तरफ आएँ और ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इसमें इस तरह से बात है कि इस तरह से स्टेटमेंट आ रही है कि टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट ए ऑप्शन है 2 पॉइंट्स, बी ऑप्शन है 1 पॉइंट, सी ऑप्शन है 3 पॉइंट्स और डी जो है वो मिड पॉइंट। तो इसमें बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि अब हमारा जो जवाब होगा वो 1 पॉइंट होगा, जो कि मैंने आपको भी यहाँ पर क्लियर भी किया। इसी तरह नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज इस तरह से है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ। अब बिल्कुल ये भी आप जान सकते हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, जब हमने ट्राइंगल की मेजरमेंट के हवाले से बात की थी, एक दफ़ा दोबारा ट्राइंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सी भी ट्राइंगल यानी स्केलियन ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करने जाते हैं, तो हमारे पास अगर इसकी मेजरमेंट करनी हो यानी इसके अननोन साइड्स और एंगल्स को अगर मेजर करना हो, तो हमारे लिए ये पॉसिबल किया जी ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से जो है वो इस किसी भी ट्राइंगल के जो 6 एलिमेंट्स हैं यानी उसके 3 एंगल्स 3 साइड्स जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे बेस के ऊपर इस तरह से। अब 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती हैं, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गई है, ठीक है, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये बन गई है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस साइड्स वगैरह का कंसेप्ट आता है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं, जो कि इससे साइन जो फंक्शन है इसकी रेशियो होती है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका कॉस जो है इसकी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होती है, और इसी तरह जो हमारे पास टेंजेंट है इसकी जो रेशियो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स भी मौजूद हैं। तो ये तमाम का तमाम जो जिसका डायरेक्ट लिंक बनता है वो मैथ्स से बनता है, मैथमेटिक्स से बनता है। फिर इसको हम फिज़िक्स में इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, यानी अगर हम एस्ट्रोनॉमी की तरफ चले जाते हैं या हम इस तरह की साइंसेस में चले जाते हैं जो डेली लाइफ साइंसेस हैं, यानी जैसे हमने किसी बिल्डिंग की हाइट या किसी बिल्डिंग के शेडो की मेजर करनी है, तो फिर हम जो है वो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल क्या है जी करेक्ट ऑप्शन है, यानी फिजिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, मैथमेटिक्स जो है वो इसका बिल्कुल क्या है जी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह इसके बाद जो हमारा एमसीक्यूज आ रहा है वो कुछ ऐसा कि साइन ऑफ 90 डिफरेंस 45 डिग्रीज इक्वल टू। अब ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक दफ़ा दोबारा आपकी रिवीजन के लिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल जब बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना भी लूँ, ये देखें जी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें फॉर एग्जांपल ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है। इसी तरह इनके सामने स्मॉल सी साइड आ गई, स्मॉल ए साइड आ गई, स्मॉल बी साइड आ गई, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर बी वर्टेक्स पे एंगल थीटा बन रहा हो तो फिर सी पे उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी 90 डिफरेंस थीटा होगा। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है कि इसमें साइन ऑफ 90 डिफरेंस 45 की बात की जाए, मैं कहता हूँ एक जनरल बात करता हूँ, मैं 90 डिफरेंस थीटा की बात करता हूँ, और जारी बात है कि फिर अगर इस एंगल के रेफरेंस से बात होगी तो इसके सामने वाली जो ये साइड होगी स्मॉल सी, ये परपेंडिकुलर होगी और इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो ए साइड होगी। लेकिन जब हम थीटा की रिस्पेक्ट से देखते हैं तो हमारे पास जो स्मॉल सी साइड है ये बेस है, ठीक है, और जो ए है ये हाइपोटेन्यूज, और ये रेशियो किसके लिए होती है जी, ये कॉस की रेशियो यानी कॉस ऑफ थीटा की। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में देखें तो इसमें हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पे ये बात हम कर सकते हैं कि साइन ऑफ 90 डिफरेंस थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है जी, कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। तो यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीटा 45 डिग्री जैसा कि हमारा भी क्वेश्चन इसमें लिखा जाए, तो साइन ऑफ 90 डिफरेंस 45 जो है ये किसके इक्वल होगा जी, ये कॉस ऑफ 45 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बात समझने की थी जो कि मैंने आपको समझाई। अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो ए ऑप्शन था साइन 45, और अक्सर स्टूडेंट्स इसी को मार्क करते हैं क्योंकि उनके जहन में आता है कि 90 में से 45 निकालेंगे 45 आ जाएगा और ए ऑप्शन होगा। लेकिन बाकी ऑप्शंस को अगर देखें जिस तरह से साइन 90 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री है और कॉस ऑफ 90 डिग्री है, तो ये ऑप्शन जिस तरह से मैंने भी बताया कि ये टॉपिक से रिलेट कर रहा है, हमने टॉपिक को यहाँ पे अप्लाई करना, और एक बिल्कुल इसमें एक सेंस है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एंगल के हवाले से बात हो रही है, तो फिर इसका ऑप्शन सी जो है क्या जी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कॉस ऑफ 45 डिग्री इसका आंसर होगा। तो ये थे जी हमारे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट टॉपिक में हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आपसे डिस्कस करेंगे।